नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात एक नए नायक की कर ली जाए। ये तो बजट सेशन था, लेकिन बजट की जगह भाषण पूरा राहुल गांधी के भाषण का जवाब ही देने में सरकार लग गई है। वो बजट पे तो कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन कई नायक इस बजट सेशन में निकले। अभिषेक बनर्जी एक बड़ी मेरे हिसाब से मेरे लिए एक नया खोज जैसे हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो ऑलरेडी एक बार प्रूव कर चुका है, और मैं उसको एक लार्जर इंडियन जो पॉलिटिक्स है उसके बड़े कैनवस पे एक व्यक्ति को बड़ा होते हुए देख रहा हूँ, और उस व्यक्ति का नाम है अखिलेश यादव। मैं इसको कई बार कहता हूँ, मैं उसको फिर रेखांकित कर दूँ। मैं अखिलेश यादव का पहले क्रिटिक हुआ करता था। क्रिटिक मतलब मुझे लगता था कि इनको और करना चाहिए। आज की तारीख में जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि अखिलेश यादव जी इस देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी इन टर्म्स ऑफ एमपी, इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज। उनके पास 37 एमपीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी, और इन टर्म्स ऑफ वोट परसेंटेज उनकी पार्टी को तीसरे सबसे ज़्यादा वोट इस देश में मिले हैं। ये फैक्ट है। तो हमें अच्छा लगे ना लगे, वो आपको अच्छा लगे ना लगे, बट फैक्ट ये है कि अखिलेश यादव वहाँ आ गए हैं। पहले अखिलेश यादव का मैं थोड़ा एक इसलिए बैकग्राउंड बता दूं क्योंकि मैं कोशिश ये करता हूं कि अगर किसी विषय पे बात करता हूं तो उसका एक थोड़ा सा दर्शकों को एक आइडिया लग जाए कि क्या है। अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर राहुल गांधी से, या जो उनकी जनरेशन के लोग हैं, उन सबसे पहले शुरू हुआ है। 2000 में कन्नौज का बाई इलेक्शन जब हुआ तो उसमें वो लोकसभा 2000 में पहुंच गए। वो 2000 में लोकसभा पहुंचे, 2004 का इलेक्शन जीते, 2009 में लोकसभा पहुंचे, और फिर वो लोकसभा के बाद 2012 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का 2012 का इलेक्शन हुआ, मैं उस इलेक्शन की अलग से भी चर्चा करूंगा। उस 2012 इलेक्शन में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो इन्होंने लोकसभा की सदस्यता छोड़ी और उत्तर प्रदेश आ गए और यहाँ विधान परिषद के सदस्य बन गए। फिर 2017 आया, फिर वो 2017 का इलेक्शन नहीं लड़े, वो विधान परिषद के सदस्य थे। 2019 का वो लोकसभा फिर लड़े और फिर जीते। 2022 का विधानसभा लड़े, विधानसभा जीते, लोकसभा से रिजाइन किया, और 2022 के बाद 2024 में लोकसभा जीते, विधानसभा से इस्तीफा दिया। अभी तक उनका यह है कि दोनों बार जब उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दिया है तो उनकी पत्नी ने ही उनकी जगह इलेक्शन लड़ा है और जीता है। एक दो चीज़ें और इनके बारे में बता दूं। ये पढ़े लिखे हैं, इनको अपनी डिग्री कहीं से लाना और एंटायर पॉलिटिकल साइंस और इस तरह का कुछ नहीं है इनका। ये पढ़े लिखे हैं। एक चीज़ जो इनको खुद कहने में बहुत अच्छी लगती है और ये उसको बार बार कहते हैं कि ये भाई सैनिक स्कूल धौलपुर के हैं, उसको ये मिलिट्री स्कूल बोलते हैं, वो सैनिक स्कूल धौलपुर के हैं। और कोई भी व्यक्ति जो अपने अल्मा मेटर को या जहाँ से आया है और अगर वो सैनिक स्कूल है तो वो किसी के लिए भी गर्व की बात है, और उस गर्व को ये बार बार दोहराते भी रहते हैं। मैसूर से इन्होंने इंजीनियरिंग पास की, फिर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने एक और इंजीनियरिंग की डिग्री ली। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और पढ़े लिखे ऐसे नहीं है कि ये इन्होंने सन्नाटे में जाके पढ़ लिया और इनका पता ही नहीं लगा। इनके दोस्त मित्र हैं, इनके बहुत से दोस्त हैं जिनको लोग जानते हैं, जो इनके किसी समय क्लास फेलो रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग में साथ रहा है, तो दोस्त मित्र हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा दोस्ती मित्रता भी इन्होंने की। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कब धीरे से डिग्री ले ली और उनका कोई दोस्त मित्र नहीं है, उनका कोई टीचर नहीं है, कोई दोस्त मित्र नहीं। इनके टीचर भी हैं, दोस्त मित्र भी हैं। अखिलेश यादव ने जो पहली बार अपने, भाई ठीक है, उससे पहले वो मुलायम सिंह यादव के लड़के थे, इलेक्शन लड़ते थे। अच्छा, ये भी है कि आज तक इन्होंने कोई इलेक्शन हारे नहीं है, ये व्यक्तिगत रूप से। 2012 का जब विधानसभा का रनअप इलेक्शन हो रहा था, 2007 से 2012 मायावती जी की सरकार थी, उस समय इन्होंने अपना ध्यान खींचा था। उससे पहले इन्होंने खूब साइकिल यात्रा की थी, खूब मेहनत की थी। 2012 इलेक्शन से पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन से पहले खूब मेहनत की थी। दो चीज़ें मुझे जो याद हैं, बिल्कुल ठीक से याद हैं। एक, हम लोग उस समय पेपर निकालते थे, प्रिंट मीडिया में थे, जो अखिलेश यादव के यहाँ से जिस तरह का समाजवादी पार्टी से जो आपको इनपुट चाहिए होता है, रोज़ की फ़ोटो, रोज़ का वो इतने सिस्टमैटिक ढंग से, उसके बाद हम कह सकते हैं कि 2014 में बीजेपी के समय आया, लेकिन वो अगर दोनों में कंपैरिजन करें, 2012 का इलेक्शन का जो बैकरूम ऑपरेशंस होता है उतना अच्छा
अभी तक नहीं हुआ। मतलब मैं 2014 के बीजेपी से उसको अ शेड बेटर मानूंगा। समय से फोटो आ रही हैं, सारी विज्ञप्तियां आ रही हैं, कहाँ जा रहे हैं, टूर प्रोग्राम आ रहा है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज हुआ था 2012 का। दूसरी बात, एक जिस चीज़ से पूरे प्रदेश में इनका ध्यान खींचा था और लगा था कि नहीं ये व्यक्ति कुछ आया है, कुछ समथिंग डिफरेंट, वो बात थी जब इन्होंने डीपी यादव, एक बाहुबली थे, यादव थे, उनका टिकट इन्होंने काट दिया था और मन से अनाउंस करके काट दिया था। उस समय इनकी पार्टी में बहुत से लोग उसके विरुद्ध खड़े हुए थे कि मैंने नहीं, उनका नहीं काटना चाहिए था। जब लेके आए थे और जब नेताजी ने कह दिया था, इन्होंने बाहुबली पे ये बता दिया था कि देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़। मैं एक और चीज़, जब ये 2012 में चीफ मिनिस्टर तो बन गए, ऐसा कहा जाता है कि ये काफ़ी जिद करके बने, जो भी हुआ बन गए, लेकिन इनकी राह बहुत आसान नहीं थी। 2012 से 2017 की राह बहुत अच्छी नहीं थी। उस समय लोग कहते थे यूपी में 5 सुपर चीफ मिनिस्टर और हैं, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव, आजम खान और अमर सिंह। ये सब, अच्छा सबके भतीजे, सबको, इसमें से काफ़ी लोग सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री को टीपू बोलते थे। टीपू उनके घर का नाम है, लेकिन इनको लोग टीपू टीपू ये, और शायद उसके पीछे एक मानसिकता ये रहती है कि भाई ये चीफ मिनिस्टर अपना वही है, टीपू है अपना, वो भी एक कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अखिलेश यादव उसी में निखरे, उन परिस्थितियों में काम किए और टीपू से अखिलेश यादव का सफ़र उन्होंने 2017 आते आते पूरा कर लिया था। 2012 से 2017 का मैं सिर्फ इसलिए बता दूं कि उन्होंने मेरे हिसाब से वो अच्छा चलाया था। उनके अगर 3-4 हाइलाइट्स करने की बात कहें तो पहला, जो मेरे हिसाब से उन्होंने कंप्यूटर, लैपटॉप और ये सब कंप्यूटर बांटने शुरू किए थे स्कूल और कॉलेज लेवल पे, और वो डीप पेनिट्रेशन था। उसमें वो हो सकता है कि भाई उसमें वो अपनी और मुलायम सिंह की फ़ोटो लगा के उसके बांट रहे थे उसके कवर पे, वो सब ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटर की रीच थी वो बहुत पेनिट्रेट की थी उत्तर प्रदेश में उस समय। वो मेरे हिसाब से एक बड़ा भारी क्रांतिकारी कदम था। लेकिन बाद में पार्टी के जो ओल्डर जनरेशन थी वो 3 इंसान, इससे क्या होता है कर करके उनको उसको छोड़ना पड़ा था। लेकिन शुरू के 3-3.5 साल अद्भुत काम। दूसरा, उन्होंने वुमेन हेल्पलाइन शुरू की 1090, अगर मैं गलत हूँ, बड़ा काम था। वुमेन हेल्पलाइन को कंसीव करना, वो करना, मैं मतलब वो व्यक्ति ही जो सोशलिस्ट हो, जो महिला उन्मुखी हो, जो महिलाओं के बारे में, वही 1090 कर सकता है। 1090 किया, और उसके साथ ही साथ जो उन्होंने एम्बुलेंस सेवा का, वो ठीक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाद से, लेकिन उससे पहले हम लोग नहीं जानते थे उत्तर प्रदेश में कि सरकारी एम्बुलेंस इतने आराम से मिलते हैं। 108, अगर मैं गलत नहीं, 108 फ़ोन करिए, एम्बुलेंस हाजिर है। और ये एक नई तरह की चीज़ थी, तो एम्बुलेंस का जाल बिछाया। दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मैं बात करूंगा, बाकी की नहीं। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, अभी भी जितने जगह मैं चला हूं, इट इज़ सेकेंड टू नन, और इसके बराबर का एक्सप्रेसवे जल्दी नहीं मिलता है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसवे वी हैड। और फिर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो कंसीव किया, डिलीवर की। मैं इनके कुछ उन एरियाज़ को भी आज जरा टच करूंगा जो डार्क साइड है, जिसको कहा जाता है ना कि ये जरा ग्रहण है। तो पहला ये है कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचने की कहानी है, उसमें ये कहा जाता है कि मुलायम सिंह को कैसे, और मैं भी था, मुलायम सिंह को इन्होंने किस तरह से किनारे किया और किस तरह से, इसको कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद हथियाया। वो इनकी एक डार्क साइड है। और उस समय का वो एक बहुत वायरल हुआ था वीडियो, जब अमित शाह ने कहा था कि भाई वो जो अगर एक गलत खबर छप रही है, चल रही है, वो अमित शाह अपने आईटी सेल के योद्धाओं से बात कर रहे थे कि देखिए खबर चल रही है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को थप्पड़ मारा। गलत है, लेकिन मतलब उनका था कि चलाओ इस अफवाह को वो आगे करो। तो वो जो इन्होंने कहा। दूसरा, एक चीज़ मैं इसलिए बता दूं कि मुलायम सिंह यादव बीजेपी के प्रति उनके कई किस्से जहाँ वो नरमी दिखाते हुए दिखे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का आखिरी दिन हो जब वो मोदी जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आप फिर से आइए, या कुछ हो। अखिलेश यादव ने सार्वजनिक जीवन में मैंने कम से कम बीजेपी के साथ कंप्रोमाइज़ करते हुए नहीं दिखे। पर्दे के पीछे ईडी की धमकी मिली हो, कुछ मिली हो, वो हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में शिवपाल यादव दिखे हैं, शिवपाल यादव कंप्रोमाइज़ करते हुए दिखे हैं। राम गोपाल यादव के तो किससे ही कहने क्या, ये सब लोग हैं। अखिलेश यादव का ये चीज़ नहीं हुई है। एक और डार्क साइड है, और जिसको अखिलेश यादव को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो किसी के घर में, मेरे घर में, आपके घर में, किसी घर में हो सकता है, लेकिन उसको जितनी संजीदगी
और जितनी तमीज़ के साथ अखिलेश यादव ने उस चीज़ को ओवरकम किया है वो भी काबिल तारीफ़ है। मैं आज इसलिए नहीं, क्योंकि अखिलेश की जो खराब बातें वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इनके हाफ ब्रदर हैं प्रतीक गुप्ता। इनकी अपनी माँ पहली पत्नी थी मुलायम सिंह यादव जी की। मुलायम सिंह यादव जी की एक दूसरी पत्नी भी हुई, जिनसे उनके लड़के प्रदीप गुप्ता पहले थे, फिर वो प्रतीक यादव हो गए। प्रतीक यादव को लेके इनका मैंने आज तक कोई ऐसा स्टेटमेंट ना इनके उनके बीच नहीं देखा जहां झगड़े हुए हों, नेवर। प्रतीक यादव की पत्नी जो अपर्णा यादव जी, वो बहुत ही महत्वाकांक्षी है, हर जगह पहुंच जाएंगे, वो प्रोटोकॉल ये वो, मतलब मैं भी उससे कहीं ना कहीं उस समस्या से जूझा हूं, क्योंकि मैं भी कुछ एक लोकपत सम्मान करता था, उसमें उनका भी इंटरफेरेंस, ये सब अपर्णा यादव को हैंडल किया। और अपर्णा यादव, याद रखिए, मुलायम सिंह यादव जीवित थे, अपर्णा यादव जाके बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, आज भी बीजेपी में है, उसको हैंडल किया है। उसमें बदमज़गी या छिछोरापन या कोई एक गलत स्टेटमेंट अखिलेश यादव की तरफ से इस तरह का कुछ नहीं आया। एक और डार्कर साइड है, जो अखिलेश यादव ने जब घर छोड़ा था तो इनके पीछे ये सब लगे थे, टोटी चोर। ये कहा गया था कि इन्होंने अपने घर की टोटियां खोल के लेते गए, और इनके ऊपर एक टोटी चोर का, जो बीजेपी की आईटी सेल करती है, जैसे राहुल गांधी को पप्पू, इनको टोटी चोर का। आज ये समझ नहीं पाती, वो सारी चीज़ें लौट के आती हैं। आज इस देश का एक सबसे, जो इस समय का द सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ दिस कंट्री, शरद पवार का कहना है कि ये देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि एक तड़ीपार इस देश का गृह मंत्री है। तो टोटी चोर और तड़ीपार में आप किसको वो मानेंगे और किसका क्या अपराध था, कौन किस अपराध के लिए क्या था, ये देखने की बात है। एक और डार्कर साइड है जिसकी वजह से वो है कि आजम खान जब जेल गए तो उस मसले पे ऐसा कहा जाता है कि ये थोड़ा चुप रहे, जिस तरह से इनको जितना वोकल होके प्रोटेस्ट करना चाहिए था वो प्रोटेस्ट नहीं हुआ। ये अखिलेश यादव की डार्कर साइड है। अब मैं अब इनके उस चीज़ों, ये तो हो गया, मैंने जो मेरी समझ में थी वो मुख्य बातें कह दी, लेकिन अब अखिलेश यादव कहाँ से आज ऐसी जगह पे आए हैं कि जहाँ पे हम सब लोग उनको देख रहे हैं। और ये क्यों मैं कर रहा हूँ, कल अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठ के जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर, जब अनुराग ठाकुर बिल्कुल बेहुदा और बचकाना और अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे, तो अखिलेश यादव ने खड़े होकर जिस तरह से अनुराग ठाकुर और सारी बीजेपी को निशाने पे लिया, उससे बहुत सी संभावना है मुझे वहाँ, और वही शायद एक कारण रहा है ये एपिसोड करने का। 5 साल में कि जो उन्होंने अपना टर्म पूरा किया था एज चीफ मिनिस्टर, बहुत आंतरिक पावर स्ट्रगल था, इंटरनल पावर स्ट्रगल कितना, सोचिए, जहाँ एक तरफ अमर सिंह जैसे लोग हों, राम गोपाल जैसे लोग हों, ये कितना स्ट्रगल रहा होगा। 5 साल का टर्म पूरा किया। दूसरा 2017, अच्छा ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ये इनका हरदम है कि कैसे सर्वाइव करूं, पार्टी के लिए क्या करूं। 2017 में बहुत से लोगों का कहना था कि अरे कांग्रेस के साथ इन्होंने 2017 का गठबंधन किया, हालांकि वो गठबंधन फ्लैट गिरा। अगर आप पलट के देखिए तो 2014, 17, 18 में जिस तरह की बीजेपी की हवा बह रही थी, अगर आप अब देखिए तो अगर अब हिस्ट्री लिखिए तो उसका शायद आप दूसरे ढंग से उसको लिखेंगे। वो गलती थी या वो पब्लिक मूड दूसरा था, वो अलग बात है। 2019 में इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट बदला, फिर इन्होंने 2019 में इनको समझ में आया कि नहीं, बिना बीएसपी के वोट के साथ नहीं होगा, बीएसपी और सपा का वोट मिल जाए तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बीएसपी के साथ सीट शेयरिंग की लोकसभा की, लेकिन हुआ क्या, बीएसपी के वोट यहाँ ट्रांसफर नहीं हुए, सपा के वोट ट्रांसफर हो गए। मायावती जी 0 से 10 पहुँच गई एमपी सीट में, ये 5 के 5 रहे। मायावती जी का इस बार फिर नहीं हुआ तो फिर 10 से 0 आ गई हैं। फिर 2022 का चुनाव आया। 2022 के चुनाव में इन्होंने तय किया कि इस बार हम अकेले लड़े और बहुत अच्छा रिजल्ट दिए, 111 सीट पे आए। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि अगर और शायद लड़े होते तो सीटें और बढ़ सकती थी। 2024 का इसलिए एक चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि 2024 में ये इंडिया में आए, फिर कांग्रेस में आए, और इनका इस समय का ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाली है। पहली बात हम लोग जरा गठबंधन पे कर लें। ये गठबंधन की जर्नी जो है इनकी, अगर आपको याद हो तो ये पहले जब गठबंधन की बात हो रही थी 2022 के इलेक्शन के बाद, तो ये बीआरएस
के साथ, ममता बनर्जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ, इन लोगों के साथ ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर नीतीश कुमार का 2022 में टूटना हुआ, इंडिया गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ और नीतीश कुमार इनको समझा के ले गए वहाँ, और फिर ये इंडिया गठबंधन में आ गए। कांग्रेस के साथ इनका थोड़ा टेंटेटिव सी बिगिनिंग थी। भारत जोड़ो यात्रा से इन्होंने अपनी दूरी बना के रखी थी, उसके साथ कहीं नहीं इन्वॉल्व हुए थे। एमपी इलेक्शन के समय, जब एमपी का विधानसभा इलेक्शन हो रहा था, तो तलखी हुई थी इनके और कांग्रेस के रिश्तों के बीच में, जो यहाँ के अजय राय को लेके। लेकिन जैसे ही लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हुआ, हमने एक दूसरे अखिलेश यादव को देखा। मतलब ये हम सब लोग कई बार इस पर बात कर चुके हैं, मेरे लिए अखिलेश यादव एक बिल्कुल नए रूप में आए। सीट जो थी उन्होंने अपने पार्टनर्स को बिल्कुल ठीक से दी, जो उसमें कहीं कोई कोताही नहीं की। और इनको किस समस्याओं से जूझ रहे थे, आरएलडी को बीजेपी तोड़ के ले गया था, मतलब वो भारत रत्न और क्या क्या करके बेवकूफ़ बना के जयंत चौधरी को ले गए। जयंत चौधरी को बहुत कुछ दे के किसी तरह से तोड़े कि ये मैसेज चला जाए कि इंडिया गठबंधन टूट रहा है। पल्लवी पटेल को इनसे भाग गई वो, मतलब पल्लवी पटेल अपना अलग कहीं हो गई। स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के अपनी अलग पार्टी बना लिए। वो ओम प्रकाश राजभर जाके वापस बीजेपी के साथ बैठ गए। इन सबके बीच उन्होंने जब टिकट वितरण किया समाजवादी पार्टी का, तो वो उसको आप सुपर कहिए, एक्सलेंट कहिए, वो बहुत ही बेहतरीन था। 5 यादवों को दिया, अपने घर के बाहर किसी यादव को नहीं दिया। यही आक्षेप लगता है कि यादवों की पार्टी है। 9 या 10 कुर्मियों को दिया और जिता के लाए। और जो 2 मैं इसलिए मानता हूं कि वो कहना है ज़रूरी, मेरठ से और अयोध्या से जनरल सीट से दलित को इलेक्शन लड़ाया। अयोध्या में पूरे देश को दिखा दिया कि दलित को जिता के, मेरठ में जो राम जी थे, अरुण गोविल जी, हारते हारते बचे। वो किस्सा आज नहीं, क्योंकि 2 मेरे हिसाब से यहाँ पे एक जो बड़ा गेम चेंजर हुआ था लोकसभा इलेक्शन में, जब अखिलेश यादव ने अनाउंस किया कि वो लोकसभा लड़ेंगे और राहुल गांधी ने अनाउंस किया वो लोकसभा लड़ेंगे, तो मूड ऑफ द इलेक्टोरेट, जो मतदाता थे, उनका उत्तर प्रदेश में मूड चेंज हुआ और पूरी तरह से हवा इंडिया गठबंधन के मन में खुले मन से प्रचार किया, कोई इफ एंड बट नहीं। अजय राय ने उनको अपशब्द कहा था, नहीं दिल में रखा। बनारस गए, उनके लिए प्रचार किए, पत्नी को भेजा, पत्नी से प्रचार करवाया। आज जो मैं जिस उसमें कह रहा हूँ कि एक अजीब सी स्थिति है। आज देश के 6 राष्ट्रीय दल हैं। बीजेपी कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी 3 MP, बीएसपी 0 MP, सीपीएम 4 MP, एनपीपी नेशनल मेघालय वाली 0 MP। लेकिन ये 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, सपा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। मतलब लोकसभा में आम आदमी पार्टी की 3, सीपीएम की 4, राष्ट्रीय पार्टी बीएसपी की 0, एनपीपी की 0, इनकी 37 सीटें। अब होता क्या है कि वहाँ क्राइटेरिया है कि स्टेट में वो एक उस क्राइटेरिया के उसमें नहीं आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ हाई टाइम कि इलेक्शन कमीशन को इन क्राइटेरियाज को भी फिर से रीलुक करना चाहिए। जो भी क्राइटेरिया है उसको फिर से देखना चाहिए। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, अखिलेश यादव से सबको बहुत उम्मीद है, क्योंकि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स एक दूसरे प्लान पे करते हैं। वो एक लार्जर इश्यूज को एड्रेस करते हैं। वो उनमें कहीं कहीं वो विजनरी, वो स्टेट्समैन है। अखिलेश यादव ठेठ पॉलिटिशियन है, अखाड़े के पहलवान है। तो अखाड़े के पहलवान को शायद संगठन के रूप में और इंडिया गठबंधन का जो सबसे ज़्यादा ताकत, मेरे ख्याल में इस समय इनको ये समझ में आना चाहिए कि इनको इंडिया गठबंधन की सबसे ज़्यादा ताकत देनी है। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में इन्हीं का बूता है। उत्तराखंड में इनको वो लेना चाहिए। महाराष्ट्र में इनका रोल होना चाहिए। पहले मुझे लगता था कि हाँ, लेकिन कांग्रेस को इनको अपने साथ रख के कुछ ना कुछ करना चाहिए। और एक समस्या और ख़त्म हो चुकी है। जब से ये तय हो गया कि अब राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे और प्रियंका गांधी वायनाड जा रही हैं, तो एक जो लोगों के मन में पशुपेश होता था ना कि भाई प्रियंका गांधी हैं, तो प्रियंका गांधी कल के दिन तो चीफ मिनिस्टर की रेस में हैं, उनको वो मामला भी बंद है। तो मेरे हिसाब से अखिलेश यादव में संभावनाएं हैं और इंडिया गठबंधन को उनकी इन संभावनाओं का, और उनके पिता तो घोषित और नोन पहलवान थे अपने जवानी के दिनों में। अखिलेश यादव पहलवानी तो नहीं पता है कभी किए हों, लेकिन पॉलिटिकल अखाड़े के वो सिद्धहस्त पहलवान हो सकते हैं। उसका एक नमूना कल हम लोगों ने लोकसभा में, जब उन्होंने अनुराग ठाकुर के मामले में, जाति के मामले में जिस तरह से रिएक्ट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।